हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू डीएस एकेडमी। आज से हम 11th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली इकाई है जीव जगत में विविधता। तो उसमें उसके अंतर्गत 4 चैप्टर हैं। जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे पहले, जो कि जीव जगत है। ठीक है, ओके, तो पहला है लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। चलिए, अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी मीन्स होता है बायोस और लोगोस, यानी कि बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जीव विज्ञान यानी कि जीव प्लस विज्ञान, यानी कि जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि बायोस, यदि इंग्लिश में इसको हम देखें तो बायोस का मीन्स होता है लिविंग और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि जीवित जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओके, तो देखिए, इसमें पहले अर्नेस्ट मेयर एक वैज्ञानिक है। उनको बताया गया है कि अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है? 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता है। किसे? अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन। और इसके अलावा इन्होंने काम किया है पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, भूगोल, विकास, वर्गीकृत जीव विज्ञान आदि के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। लेकिन मेन चीज जो है वो है विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जो था जाति विविधता की उत्पत्ति को इन्होंने खड़ा किया है। इस प्रश्न को इन्होंने पूछा है, इस प्रश्न के बारे में जाना है, जाति विविधता के बारे में इन्होंने बताया है। ओके, इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है जीव जगत। ओके, जीव जगत। तो जीव जगत में हम फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। सेकंड चैप्टर में चलते हैं, सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। पहला चैप्टर है जीव जगत। ओके, तो जीव जगत में फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ है नहीं। जीव जगत में हम सभी जानते हैं कि क्या क्या है। वन है, महासागर है, झील है, मरुस्थल, मनुष्य रहते हैं यहाँ पर, घोड़े, पशु पक्षी रहते हैं। तो ये सारे इस पृथ्वी पर रहते हैं, इनका जीवन है यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन आता है हमारा कि जीव क्या है। ये कौन सी कॉपी निकल आई है? ओके, तो जीव क्या है? जीव देखिए, जीव दो, इसमें यदि हम जीव की बात करें तो पहले हम जान लेते हैं कि निर्जीव और सजीव। निर्जीव यानी कि जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, पहाड़ है, नदी है, मिट्टी है, ये क्या है? निर्जीव चीजें हैं। जबकि सजीव क्या है? मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु, वो सजीव होते हैं जिनमें जीवन होता है। अब इनके कैरेक्टर्स क्या हैं? तो देखिए, वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसकी अनुकूलन क्रिया करना, ये सारे किसके कैरेक्टर हैं? जीव के कैरेक्टर होते हैं, जीव के। ठीक है, इसके अलावा उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना किसी चीज के प्रति, और उद्गमन। उद्गमन क्या है? यानी कि किसी चीज का उभार, किसी चीज को निकालना, यानी कि ऊपर जो बेस से कोई चीज ऊपर निकल आए, उभार हो जाए, उसमें उद्गमन होता है। ठीक है, ये जीव के लक्षण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सभी जीव जो हैं वो वृद्धि करते हैं। जीवों के भार, पहला है इसका कि सभी जीव जो हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण हैं। यानी कि यदि तो जीवों के भार में वृद्धि हो या फिर जीवों की संख्या में वृद्धि हो, राइट, ये दोनों वृद्धि के क्या है? द्वियुग्मी लक्षण हैं। दो चीजों से वृद्धि होती है, उसके भार में होती है या फिर संख्या में वृद्धि होती है। बहुकोषिक जीव जो है कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं।
ठीक है, बहुकोशिक जीव यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार कोशिका बनाते हैं। और पौधों में यह वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। पौधे भी मल्टीसेल्यूलर होते हैं, प्राणी भी मल्टीसेल्यूलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। तो पौधों में यह वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है, जबकि प्राणियों में वृद्धि कुछ आयु तक होती है। यानी हमने देखा है कि मनुष्य जो होते हैं वो उसमें वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, यानी कि जब एजेड हो जाते हैं, बूढ़े जब हो जाते हैं, तो उसमें वृद्धि जो है वो रुक जाती है कुछ हद तक। जबकि पेड़ जो हैं जब तक जीवित रहते हैं वो हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, पत्तियां गिरती रहती हैं, न्यू आती रहती हैं। ठीक है, जनन सेकंड और आगे है जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। जनन भी जीवों का अभिलक्षण होता है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है। ठीक है, जो बहुकोशिक जीव होते हैं वो जनन करते हैं, जनन के द्वारा एक नई संतति को जन्म देते हैं। उसके जो अभिलक्षण होते हैं वो अपने माता पिता से मिलते हैं, इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, जबकि अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन जैसे कि फंजाई है, फंजाई मनुष्य वगैरह में तो लैंगिक जनन ही होता है, जबकि फंजाई यानी जिसे हम कवक कहते हैं हिंदी में, लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती है, गुणन के द्वारा जनन करती है फंजाई, और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों में यदि हम देखें तो जैसे ईस्टा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ओके, प्लेनेरिया चपटाक्रमी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, यानी कि ये जो प्लेनेरिया होता है उसके जैसे कि एक भाग कट जाए, अलग हो जाए, तो वो एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, एक कोशिक जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल तथा अमीबा, इनमें कैसे जनन होता है? इनमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार से एक नए जीव का निर्माण करते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन ही नहीं करते हैं, जैसे कि खेचर या खच्चर, और बंध कामगार मधुमक्खियां जो होती हैं, अनुर्वर मानव युगल जो होते हैं, वो जनन नहीं करते हैं। इस प्रकार से जनन को हमने देखा है, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। इसके विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। ठीक है, उपापचयन क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, यानी कि जैसे कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो उसमें उपचयन और अपचयन दो क्रियाएं होती हैं। जैसे कि भोजन छोटे टुकड़ों में टूटता है और फिर डाइजेस्ट होता है, उससे हमें एटीपी में चेंज होता है। एटीपी यानी कि एनर्जी जो हमें मिलती है उसी के द्वारा मिलती है। तो उपापचयन क्रिया के द्वारा ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। ओके, देखिए, और सभी पौधों, प्राणियों, कवकों, सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं हैं? उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों का सबसे विशिष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण क्या है? देखिए, उपापचय भी हो गए, मेटाबॉलिज्म यानी कि, लेकिन सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण जो है वो अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो कि भौतिक, रासायनिक, जैविक हो सकते हैं, के प्रति संवेदनशीलता तब प्रतिक्रिया करना है। यानी कि हम जो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, जो उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, वो मैन कैरेक्टर है किसका? जीवित जीव का। ओके, जीवों का मैन कैरेक्टर है। जैसे कि यदि हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो स्किन पे यदि कोई टच करता है तो हम, जैसे कोई गर्म चीज हमारे हाथ से टच होती है तो हम हाथ एकदम हटाते हैं, तो उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ में और कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट है जीव जगत में विविधता। तो जीव जगत में विविधता क्या है? देखिए, यदि आप किसी सघन वन में जाएं, कोई वन में जाते हैं, तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या और उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, और सघन वन में जाने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर भी, जैसे मनुष्य हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, इंसेक्ट, पक्षी, ये सारे अलग अलग डिफरेंट किस्म के जीव हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जीवों में विविधता पाई जाती है। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुत्ता है तो वो किस जाति का है? कुत्ता मतलब सारे एक साथ आएंगे, एक जाति में आ जाएंगे। ओके, मनुष्य जो है, मनुष्यों की जाति अलग होगी, पक्षियों की जाति अलग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति के प्रतीक होते हैं। ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या जो है वो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन है।
ओके, इस क्या है, जैविक विविधता इसे हम कहते हैं, जैविक विविधता, यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जीव पाए जाते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं उनके। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। अब देखिए, इस धरती पर इतने सारे जीव पाए जाते हैं, तो उनको पहचानने के लिए भी हमें उनका एक नाम रखना होता है। तो प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। ओके, वो है यह जीव जिस नाम से किस नाम से जाना जाएगा, इसे हम कहते हैं पहचानना। मतलब जो नाम हम रखेंगे वो किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। ओके, तो इसके लिए भी संस्थाएं बनाई गई, जैसे कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनकल्चर ICBN, जिसका वो शॉर्ट नेम है। तो ये क्या करता है, ये बॉटनी पेड़ पौधों के नाम को रखता है। और नेक्स्ट जो है वो जंतुओं के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनकल्चर ICZN, ये जंतुओं के लिए है। ये इनके नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इनको आपको लर्न करना है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनकल्चर ICBN और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनकल्चर ICZN। ओके, वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे, यानी कि वैज्ञानिक जो नाम रखते हैं वो गारंटी रहती है कि एक जीव का कोई दूसरा नाम न रखा जाए। तो इसलिए स्पेशल होता है किसी चीज का वैज्ञानिक नाम, पूरे विश्व में उसको उसी नाम से जाना जाता है। जो वैज्ञानिक नाम रख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, और उसको पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाएगा। ओके, अच्छा, अब देखते हैं कि प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंशनाम और जाति संकेत पद। ओके, इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। द्विपद नाम पद्धति, जिसमें यानी कि एक होता है वंशनाम और दूसरा होता है जाति संकेत पद, यानी कि वंशनाम उसके वंश को बताता है और जाति संकेत पद उसकी जाति को बताता है। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम घटक होते हैं, उसे द्विपद पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली का नामकरण किसने किया था, वो कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, इसे तो आप नोट कर लीजिएगा कि द्विपद नाम पद्धति को किसने दिया था, वो कैरोलस लीनियस ने दिया है। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे कि अब कैरोलस लीनियस ने जो द्विपद नाम पद्धति दी है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। ओके, अब मैंजीफेरा इंडिका में वंश नाम क्या है, मैंजीफेरा जो है वो वंश नाम है, और जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है, यानी कि वंश नाम इसका मैंजीफेरा है और इंडिका इसकी जाति को बताता है। ओके, अच्छा, इसके कुछ नियम भी दिए गए हैं, तो नियम को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट नियम है कि जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जो इनके जैविक नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ओके, और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। तो वैज्ञानिक नाम किसमें होते हैं, वो लैटिन भाषा में ही होते हैं हमेशा। और सेकंड है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है और दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ में लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित, हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। ओके, और जब छपाई में तिरछा लिखा जाता है, जब छपाई की जाती है तो नाम को तिरछा लिखा जाता है। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। जो हम रेखांकन करते हैं उन पे रेखांकित छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यानी कि इनके कहने का मतलब है, जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों को शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, और जब छपाई होती है तो उनको हम तिरछा कर देते हैं। और पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, यानी कि इसका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। इसमें बड़ा लेटर नहीं लेना है, इसमें छोटा अक्षर होता है। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ओके, जाति संकेत पद के बाद, अर्थात यदि इसको हम मैंजीफेरा इंडिका को इंग्लिश में लिखते हैं तो एम इसका यहाँ पर कैपिटल आएगा, जबकि इंडिका में आई स्मॉल आएगी।
जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। जैसे कि ये मैंजीफेरा इंडिका है, तो इसके आगे जिसने इस लेखक को, जिसने इसको नाम रखा है, जिसने भी, उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में। जैसे कि यहाँ बताया गया है मैंजीफेरा इंडिका लिन, यानी कि लिन वैज्ञानिक का नाम है, यानी कि इसे लीनियस ने खोजा था, लीनियस ने इसका नाम का वर्णन किया था। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर जो गुण हमें सामने दिखाई देते हैं, दृश्य होते हैं, उनके आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वर्गीकरण कहलाता है। ओके, अच्छा, जो जिन जिन वर्गों में हम जिस भी चीज को बांटते हैं, उन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली में हम क्या कहते हैं, वर्गों को टैक्सा कहते हैं। टैक्सा कुछ और नहीं है, जो वर्ग हैं उन्हीं को हम टैक्सा कहते हैं। ओके, जैसे कि इसमें बताया गया है कि पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। ओके, इनको भी तो अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा। ओके, तो ये भी एक टैक्सा है। तो वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली जो होती है वो उसे हम टैक्सा कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, अब टैक्सा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर हैं। ओके, तो किस आधार पर करते हैं हम कि उसके प्रकार कैसे हैं, उनके क्वालिटी उनमें क्या है, मतलब उसके गुण कैसे हैं, कोशिका की रचना कैसी है, विकासीय प्रक्रम कैसा है, उनके जीव की पारिस्थितिक स्थिति कैसी है, तो उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकरण के आधार हैं। आगे है अध्ययन की इस शाखा को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, सिस्टेमैटिक्स, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। तो इन सब चीजों को जिसमें अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन की इस शाखा को हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी कि जो जीव पाए जाते हैं उनकी नियमित व्यवस्था कर दी जाए, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दी जाए उनके गुणों के आधार पर, तो वो क्रिया कहलाती है, विधि कहलाती है सिस्टेमैटिक्स, यानी कि वर्गीकरण पद्धति। सिस्टेमैटिक शब्द किससे आया है, लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं वर्गीय संवर्ग। तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। वर्गीकरण जो है वो एकल सोपान नहीं, वो अकेला ही नहीं है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, पद हैं, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीय संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं, यानी कि वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। ओके, और टैक्सॉन जो है वो इसको प्लूरल में हम टैक्सा बोलेंगे, टैक्सा। ओके, तो इसमें जैसे कि किसी चीज के जैसे गुण डिफरेंट डिफरेंट होते जाएंगे, सामने जो गुण दिख रहे हैं तो वो सबसे नीचे के वर्ग में आएंगे, उससे ऊपर के जो वर्ग हैं टैक्सा है वो बढ़ते जाएंगे, और उनके जीवों में विविधता बढ़ती जाएगी, उसके गुण जो है वो कम होते जाएंगे, यानी कि उसमें समानता कम होती जाएगी। आगे हम इस चीज को समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि सभी ज्ञात जीवों के वर्गीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग, जैसे जगत, जिसे इंग्लिश में भी दिया गया, हिंदी में भी, जगत किंगडम कहते हैं जगत को, संघ फाइलम, और भाग पौधों के लिए, वर्ग भाग यानी कि जिसे हम डिवीजन कहते हैं इंग्लिश में, डिवीजन, ये पौधों के लिए होता है, और संघ, ओके, और वर्ग क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस और जाति, स्पीसीज का विकास हुआ, यानी कि इनके आधार पर हम पौधे हैं या जंतु हैं उनको डिवाइड करते हैं, उनके गुणों के आधार पर उनको अलग अलग वर्ग में रखते हैं। तो कौन कौन से हो गए, जगत, संघ और भाग,
यानी कि संघ जो फाइलम जो आता है वो जंतुओं के लिए यूज होता है, और भाग यानी कि डिवीजन जो है वो पौधों के लिए यूज होता है एक ही लेवल। ठीक है, तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ओके, ये सब चीजें आ गई इसमें। आगे इसको अच्छे से आगे से अच्छे से समझाया गया है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला है स्पीसीज यानी कि जाति। तो जाति जो होती है वो वर्गीकरण की सबसे बेसिक इकाई है, यानी कि सबसे पहली इकाई स्पीसीज है, जाति है। ओके, तो वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे हम स्पीसीज कहते हैं। ओके, जो गुण हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, मौलिक समानता होती है, ऊपरी ऊपरी देखे हैं यदि हम गुणों को तो उसे हम स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा लियू शेर के वैज्ञानिक नाम है। इनके यदि उदाहरण को लें तो इन तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो जाति संकेत पद है। यानी कि इसमें जो इंडिका है और ये ट्यूबिरोसम इसमें और लियो, ये तीनों क्या है, जातियां हैं। ये इनकी जाति को दर्शाता है कि इंडिका जो है वो आम की एक जाति है, एक स्पीसीज है, ट्यूबिरोसम एक आलू के स्पीसीज है, और लियो जो है वो एक शेर की जाति है। ओके, जबकि पहले शब्द जो है ये मैंजीफेरा और सोलेनम और उसके अलावा यहाँ पर पैंथेरा, ये किसको दर्शाता है, ये वंश को दर्शाता है। जब हमने आपको नाम की द्विनाम पद्धति पढ़ाई है जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया है, कैरोलस लिनियस ने ये बताया कि मैंजीफेरा वैज्ञानिक नाम में सबसे पहला नाम जो होता है वो वंश को बताता है और दूसरा नाम जाति को बताता है। तो मैंजीफेरा वंश है और इंडिका क्या है, नाम उसकी स्पीसीज है, जाति है। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जातीय संकेत पद हो सकते हैं। तो देखिए, कोई एक वंश है जैसे कि मैंजीफेरा वंश है, इसमें आम की इंडिका जाति है, इसके अलावा और भी जातियां इसमें हो सकती हैं। तो जाति जो होती है वो सबसे बेसिक इकाई होती है। उसके बाद आती है जाति के बाद वंश, यानी कि वंश में एक या दो या चार मतलब दो या दो से ज्यादा जातियां आ सकती हैं। तो वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह होता है। तो जातियों को समूह होता है, वो उसे हम कहते हैं वंश। जैसे कि आलू, टमाटर, बैगन, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, राइट। आलू भी अलग है, बैगन भी अलग है, टमाटर भी अलग अलग जाति के हैं ना, लेकिन ये सभी किसमें आती हैं, सोलेनम वंश में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक जातियां जो हैं वो वंश के अंतर्गत आती हैं। तो हम यहाँ से ये भी चीज लर्न करते जाएंगे कि सोलेनम वंश में क्या क्या आता है, आलू, टमाटर, बैगन, ये तीनों जातियां ही सोलेनम वंश में आती हैं। और यहाँ पर देखें यदि हम शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथर पार्डस और तथा पैंथर टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं जो सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पैंथेरा है शेर में, इसमें भी पैंथेरा है, यहाँ भी पैंथेरा है, पैंथर है, और यहाँ भी पैंथर है। ठीक है, तो ये वंश है, जबकि शेर, चीता ये एक ही वंश में है, जबकि जातियां इनकी अलग अलग हैं। लियो एक जाति है, एक पार्डस जाति है, एक टिग्रिस जाति है। ओके, और यदि हम आगे देखें इसको तो आगे जैसे फेलिस वंश में क्या आती है, बिल्ली आती है, जबकि कुत्ता जो है वो एक अलग वंश में आता है जिसे कैनेडी बोलते हैं। तो कुत्ता जो है वो अलग वंश में आता है और बिल्ली जिस वंश में आती है उसे बोलते हैं फेलिस। इसके बाद आती है स्पीसीज और जीनस के बाद आती है कुल यानी कि फैमिली। ठीक है, तो पौधों में तीन विभिन्न वंश सोलिनम, पिटूनिया और धतूरा को सोलिनेसी कुल में रखते हैं। ओके, वहां पर हम विभिन्न जातियों के समूह को वंश में रख रहे थे, अब विभिन्न वंश के समूह को हम कुल के अंदर रखेंगे। तो इसमें सोलिनम, पिटूनिया और धतूरा को सोलिनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ रखा जाता है, जबकि बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। किसको, ये पैंथेरा वंश में जो आते हैं शेर, बाघ, चीता, इनको बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा जाता है। ओके, जबकि कुत्ता जो है उसको कुत्ता को हम कैनसिडी में रखते हैं, कैनसिडी फैमिली में रखते हैं। ओके, और बिल्ली को हम किस में रखते हैं, फेलिडी।
बिल्ली, शेर, चीता को फेलिडी कुल में रखते हैं और कुत्ता को हम कैनसिडी कुल में रखते हैं। अब आता है गण। तो देखिए हमने जो फैमिली कुल जो देखा है, तो बहुत सारे कुल मिलकर के क्या बनाते हैं, गण यानी कि ऑर्डर बनाते हैं। तो संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तक कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, कुल यानी कि फैमिली जो होते हैं उनके समूह आते हैं। पादप कुल जैसे कि कॉनवोल्व्यूलेसी, सोलिनेसी को पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, इसलिए कॉनवोल्व्यूलेसी, सोलिनेसी को कहाँ रखा गया है, पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। इसका आधार क्या है, मेन पुष्पी लक्षण की पुष्प देता है। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तक कैंसिडी कुलों को रखा गया है। जो कार्निवोरा गण है, जो है कार्निवोरा गण में प्राणियों का कार्निवोरा गण है, उसके अंतर्गत हम फेलिडी और कैंसिडी फैमिली को रखते हैं। राइट, अभी हमने आपको बताया था कि फेलिडी में शेर, चीता, बिल्ली आती है, जबकि कैंसिडी में कुत्ता आता है। तो इनको, इन दोनों फैमिली को कहां पर रखा गया है, कार्निवोरा गण में। अब बहुत सारे गण मिलकर के क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, जैसे कि प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, को मेमेलिया में रखा गया है। ओके, कृष्णा उठे, हम लेट कैसे पढ़ाई करो, लेट करो जल्दी से। नालायक अभी बोलेगा कि हमने पढ़ाई नहीं कर पाई, अभी मोबाइल दे दो, हमें पढ़ाई करना है। ओके, तो वर्ग क्लास, इस संवर्ग में बहुत संबंधित गण आते हैं। प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तक गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, को कहां पर रखा गया है, मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। यानी कि अभी हमने आपको बताया था कार्निवोरा गण में क्या क्या आते हैं, बाघ, बिल्ली, ये बाघ और बिल्ली किस में आते हैं, फेलिडी कुल में आते हैं, फेलिडी फैमिली में आते हैं, और कुत्ता किस में आता है, कैंसिडी फैमिली में आता है। तो इन दोनों को कहां पर रखा गया है, कार्निवोरा गण में रखा गया है, और कार्निवोरा गण को कहां रखा गया है, मैमेलिया वर्ग में, मैमेलिया क्लास में रखा गया है। ओके, इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं जो यहाँ पर नहीं शो किए गए हैं। अब आता है संघ फाइलम। ओके, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। ये सारे मिलकर के उभयचर हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, स्तनधारी हैं यानी कि फिश हैं, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और पक्षी और मैमल्स, ये सारे किसमें आते हैं, संघ के अंतर्गत आते हैं। तो एक समान गुणों किस आधार पर आते हैं, तो एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड जिसे हम बोलते हैं, तब पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। यानी कि हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके आधार पर, और खोखला तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के होने के आधार पर कहां पर रखा गया है इनको, कॉर्डेटा एक संघ है, उस कॉर्डेटा संघ में इनको रखा गया है। किस आधार पर, नोटोकार्ड और खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर। पौधों में इन वर्गों जिसमें एक ही समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा जाता है। देखिए संघ फाइलम जो है, वो संघ फाइलम जो है उसे हम जंतुओं के लिए यूज करते हैं, और जबकि पौधों के लिए हम डिवीजन शब्द का यूज करते हैं। अब सबसे उच्चतर वर्ग जो है वो है जगत यानी कि किंगडम। इसमें जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है। पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। ओके, यानी कि इसके डिवीजन के जितने भी पौधे आते हैं इसमें, वो सारे किंगडम जगत में रखे गए हैं। प्राणियों को एक अलग जगत किसमें रखा गया है, एनिमेलिया में रखा गया है, एनिमेलिया। ओके, अच्छा, और पौधों को जो है वो प्लांटी जगत में रखा गया है।
प्राणियों को एक जगत जैसे कि एनिमेलिया है, प्राणियों को एनिमेलिया जगत में रखा गया है और पौधों को कहां पर रखा गया है, प्लांटी जगत में रखा गया है। तो ये दो किंगडम हो गए, एनिमेलिया और प्लांटी, तो दो जगत में रखा गया है अलग अलग। ओके, इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। अब हम ये देखें, सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सास के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन होता जाता है। कि जैसे कि सबसे पहले स्पीसीज है, ठीक है, जाति है, तो इसमें हम जीव जगत की, जैसे कि मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो अलग अलग स्पीसीज हैं, इसमें हम रख देंगे कि भाई ये कुत्ता जाति का, ये बिल्ली जाति की है, ये मनुष्य जाति का, ये गाय भैंस, इनको जाति के आधार बांट देंगे। फिर भी जातियां हैं जो इसमें गुण कम हो जाएंगे, थोड़े वंश में आ जाएगा, बहुत सारी जातियां मिलकर के वंश का निर्माण कर देगी। अब और कुछ वंश मिलकर के फैमिली का निर्माण कर देंगी, और कुछ फैमिली मिलकर के ऑर्डर का निर्माण करेंगी, और कुछ ऑर्डर मिलकर के ये वर्ग का, क्लास का निर्माण करेंगे, और कुछ क्लास मिलकर के यानी कि 2, 4, 6 क्लास मिलकर के, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, वो क्लास मिलकर के किसका, संघ या फाइलम का निर्माण करते हैं। संघ बोलते हैं हम जंतुओं के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन पौधों के लिए यूज करते हैं, और बहुत सारे डिवीजन और बहुत सारे फाइलम मिलकर के किसका, सबसे हायर वर्ग जो है, टैक्सा जो है, वो जगत का निर्माण करते हैं, किंगडम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर पौधों और प्राणियों को दो जगत में बांटा गया है। किसमें, प्राणियों को एनिमेलिया और पौधों को प्लांटी किंगडम में बांटा गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको याद रखने के लिए कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, इसको हम याद कैसे रखते हैं, तो हर चीज का पहला अक्षर ले लेते हैं, बोलते हैं तब पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। यानी कि हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके आधार पर, और खोखला तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के होने के आधार पर कहां पर रखा गया है इनको, कॉर्डेटा एक संघ है, उस कॉर्डेटा संघ में इनको रखा गया है। किस आधार पर, नोटोकार्ड और खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर। पौधों में इन वर्गों जिसमें एक ही समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा जाता है। देखिए, संघ फाइलम जो है, वो संघ फाइलम जो है उसे हम जंतुओं के लिए यूज करते हैं, और जबकि पौधों के लिए हम डिवीजन शब्द का यूज करते हैं। अब सबसे उच्चतर वर्ग जो है वो है जगत यानी कि किंगडम। इसमें जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है। पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। ओके, यानी कि इसके डिवीजन के जितने भी पौधे आते हैं इसमें, वो सारे किंगडम जगत में रखे गए हैं। प्राणियों को एक अलग जगत किसमें रखा गया है, एनिमेलिया में रखा गया है, एनिमेलिया। ओके, अच्छा, और पौधों को जो है वो प्लांटी जगत में रखा गया है। प्राणियों को एक जगत जैसे कि एनिमेलिया है, प्राणियों को एनिमेलिया जगत में रखा गया है, और पौधों को कहां पर रखा गया है, प्लांटी जगत में रखा गया है। तो ये दो किंगडम हो गए, एनिमेलिया और प्लांटी, तो दो जगत में रखा गया है अलग अलग। ओके, इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। अब हम ये देखें, सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सास के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन होता जाता है। कि जैसे कि सबसे पहले स्पीसीज है, ठीक है, जाति है, तो इसमें हम जीव जगत की, जैसे कि मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो अलग अलग स्पीसीज हैं, इसमें हम रख देंगे कि भाई ये कुत्ता जाति का, ये बिल्ली जाति की है, ये मनुष्य जाति का, ये गाय भैंस, इनको जाति के आधार बांट देंगे। फिर भी जातियां हैं जो इसमें गुण कम हो जाएंगे, थोड़े वंश में आ जाएगा, बहुत सारी जातियां मिलकर के वंश का निर्माण कर देगी। अब और कुछ वंश मिलकर के फैमिली का निर्माण कर देंगी, और कुछ फैमिली मिलकर के ऑर्डर का निर्माण करेंगी, और कुछ ऑर्डर मिलकर के ये वर्ग का, क्लास का निर्माण करेंगे, और कुछ क्लास मिलकर के यानी कि 2, 4, 6 क्लास मिलकर के, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, वो क्लास मिलकर के किसका, संघ या फाइलम का निर्माण करते हैं। संघ बोलते हैं हम जंतुओं के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन पौधों के लिए यूज करते हैं, और बहुत सारे डिवीजन और बहुत सारे फाइलम मिलकर के किसका, सबसे हायर वर्ग जो है,
एलेक्सा जो है वो जगत का निर्माण करते हैं, किंगडम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर पौधों और प्राणियों को दो जगत में बांटा गया है। किसमें? प्राणियों को एनिमेलिया और पौधों को प्लांटी किंगडम में बांटा गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको याद रखने के लिए कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, इसको हम याद कैसे रखते हैं? तो हर चीज का पहला अक्षर ले लेते हैं। क्या खा रहे हो? कितना खाते हो? दिन भर खाते हो, दिन भर पेट की हालत देखी क्या हो रही है? रख दो टेबलेट को वहां पे। उठे हम? अरे वो कर नहीं रहे। करते लड़ते हो रही हो, अपने वो देखने लगते हो। दिन भर मुंह चलता रहता है, दिन भर मुंह चलता रहता है। गेट खोल दो सामने का। इनको याद रखने के लिए हम सिंपल सी हर किसी का पहला वर्ड ले लीजिए। जैसे जाति, जा, वा, कु, गा। तो जैसे कि हम ट्रिक मतलब कुछ भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको ट्रिक बना दी है कि जब कोई गावे, यानी कि जब कोई गावे सभा जागे, जब कोई गावे सभा जागे, यानी कि जा से जब कोई गावे, जा से जाति, वा से वंश, कोई कुल, और गावे मतलब गण, और वा से वर्ग, और सभा यानी कि संघ और भाग, और जागे यानी कि जगत। जब कोई गावे सभा जागे, इससे आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं। जब कोई गावे सभा जागे। ओके, सिंपल सा है, याद हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। जब कोई गावे सभा जागे। राइट, चलिए आप कोई अच्छा सा और बना सकते हैं जो आपको सही लगे। ओके है, जैसे कि मानव का होमोसेपियंस होता है। होमोसेपियंस में क्या है? पहला नाम वंश का होता है और सेपियंस जाति है। तो हम आपको बता चुके हैं। तो होमो क्या हो गया? वंश हो गया, और सेपियंस जाति हो गई। ओके, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि होमो वंश है, और कुल किसमें? होमिनिडी में आता है, गण प्राइमेट में आता है, वर्ग मैमेलिया में आती है ये चीजें, और संघ किसमें आता है? कॉर्डेटा में आता है ये। और घरेलू मक्खी जो किसमें आती है? आर्थ्रोपोडा में आती है। आम एंजियोस्पर्मी है, यानी कि पुष्प पैदा करते हैं। ओके, और गेहूं भी एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्मी क्या होते हैं? इसको हम 11th-12th में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्मी जो होते हैं वो पुष्प पैदा करते हैं, उन पौधों को हम एंजियोस्पर्मी बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि गेहूं में देखें हम ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम जो है वो इसके वंश है, और एस्टिबम जो है वो इसकी जाति है। राइट, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और हम इसका एक अलग से एक टेबल जिसमें बहुत सारे नाम होंगे वैज्ञानिक, वो हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, अब है वर्ग की सहायता साधन। वर्ग की सहायता साधन में क्या है कि जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परीक्षित करने की कुछ विधियां और तकनीक विकसित की हैं।
वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके पहली तकनीक है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? जहां पर वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। यानी कि वनस्पति संग्रहालय होता है जहां पर हम पौधों के नमूनों को एकत्रित करते हैं और उनकी कागज की शीट पर सुखाकर उनको और दबाकर सुखा देते हैं उनको, और कागज की शीट पर हम दबाकर परिरक्षित कर देते हैं, जिससे हमें आगे अध्ययन में इन्हें काम आता है। तो हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, यानी कि पौधा कब लिया गया था और स्थान कहाँ से लिया गया, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम और उसके कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। तो ये लेबल लगा करके हम हर्बेरियम में रख देते हैं, वनस्पति संग्रहालय में रख देते हैं, उसे हम कहते हैं हर्बेरियम। ठीक है। तो जो हर्बेरियम होता है वो बल्कि अध्ययन के लिए हम जब भी अध्ययन करना चाहते हैं तो संदर्भ में उपलब्ध करा देता है। ओके, तो ये होता है हर्बेरियम, जहां पर हम एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं, तो वो हर्बेरियम कहलाता है। नेक्स्ट है ये हर्बेरियम। देखिए यहाँ पर रखा गया है वनस्पति संग्रहालय पौधों के एकत्रित नमूने हैं। ये देखिए शीट दिखाई गई है आपको, ये शीट दिखाई गई है ना, ये एकत्रित नमूने हैं पौधों के। ठीक है, यहाँ पर पीछे लेबल लगा देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये पौधा कब कहाँ से लिया गया था और किसने इसको लिया था और इसका स्थानीय नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इससे हम अध्ययन में आसानी हो जाती है हमें। नेक्स्ट है वनस्पति उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन। जीवित पौधों का संग्रहण होता है। तो सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन है, कहीं पर रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, तो जीवित पौधों का यहाँ पर संग्रहण होता है वनस्पति उद्यान में। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन जो है वो क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ वो भी भारत में है। ठीक है, तो यहाँ पर वनस्पति उद्यान में जीवित पौधों का संग्रहण होता है, जीवित पौधों को लगाया जाता है और एक वनस्पति उद्यान बना दिया जाता है, उद्यान गार्डन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा दिया जाता है जिस पर वानस्पतिक वैज्ञानिक तक कुल का नाम लिखा रहता है। अब है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। म्यूजियम तो सभी ने देखा होगा मैक्सिमम कि वहां पर चीजों को एकत्रित करके रखा जाता है, पुरानी चीजों को। तो म्यूजियम में क्या होता है, देखिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। यहाँ पर परिरक्षित करके रखा जाता है पौधों को और प्राणियों के नमूनों को रखा जाता है। तब प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये कीटों को एकत्र करके मारने के बाद, कीटों मतलब मर जाते हैं जो कीट, उनको एकत्रित कर लेते हैं, उन कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं और प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। ओके, और संग्रहालय में हम प्राणियों का कंकाल भी रखते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जू, जहां पर जूलॉजिकल पार्क जिसे हम बोलते हैं, जहां पर वन आवासी जीवित प्राणी को रखा जाता है। ओके, चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है कि जैसा प्राकृतिक आवास है उन एनिमल्स का उनको वही प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराया जाए। तो इसको हम चिड़ियाघर बोलते हैं। जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट देखो पिक्चर दिखाई गई है, कितनी शानदार शानदार। ये देखो हिप्पोपोटेमस है। ओके, ये देखिए स्वान दिखाया गया है, एलिफेंट, टाइगर, राइट। इनको जैसे ही पर्यावरण में रहते हैं, जिनके रहने के आदि होते हैं, वैसे ही पर्यावरण को अवेलेबल कराया जाता है। तो कुंजी अथवा चाबी क्या होती है? अच्छा, ठीक है, ये अन्य साधन सामग्री होती है जिसमें क्या होता है, यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों यानी कि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो विपरीत कैरेक्टर्स होते हैं, उन लक्षणों को प्रायः जोड़ों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। यानी कि जो उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर हम पौधों और प्राणियों को पहचान किया जाता है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये तो हो गई कुंजी कि दो विपरीत लक्षणों जो प्रायः युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है, विपरीत लक्षणों के आधार पर इनको इसमें चुना जाता है। अब विस्तृत वर्णन लिखने के लिए क्या है, विस्तृत वर्णन लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ, मैनुअल कहते हैं जिसमें हम विस्तृत वर्णन लिखने के लिए यूज करते हैं, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो उसे मोनोग्राफ कहते हैं, और सूची पत्र, कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ओके, यानी कि पौधों और उनके यहाँ पर जो हैबिटेट वास स्थान होते हैं जहां पर वो रहने के आदी होते हैं उनके विषय में उन्हें उसकी जानकारी दी जाती है किसमें, फ्लोरा पुस्तकों में। ओके, फ्लोरा बुक में ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीसीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है, और मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है, यानी कि विस्तृत वर्णन होता है मोनोग्राफ के अंदर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके हम आपको एमसीक्यू भी देंगे, और लगभग ये जो 11th क्लास के एनसीईआरटी है वो 1 महीने के अंदर फिनिश हो जाएगी, और ये हिंदी में हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश भी अवेलेबल है इस चैनल पर, तो आप जाके इंग्लिश की भी देख सकते हैं, इंग्लिश की एनसीईआरटी को भी। ठीक है, अब देखिए ये जो सारांश होता है इसको भी हमें पढ़ लेना चाहिए कभी कभी। पहले दिखाया गया है जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति, वर्गीकरण संभव हो सके, ज्ञान की इस शाखा को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण का नाम दिया गया है। इससे हमें क्या होता है, रिवीजन में सहायता मिल जाती है। तो वर्गीकरण क्या होता है, जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति, तब वर्गीकरण संभव हो सके, ज्ञान की इस शाखा को हम क्या कहते हैं, वर्गी कहते हैं। वर्गी में जीवों की पहचान होती है, उनकी नाम पद्धति का पता चलता है, उनके वर्गीकरण का पता चलता है, राइट। वर्गी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतरराष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है, राइट। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर 11th की जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम आपको इसके नोट्स से भी पढ़ाएंगे इसको आपको। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।